अभी भी 8 लोग आ सकते हैं। मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है। डोर्स लॉक होने के बाद भी मैं एक्सेस दे सकता हूँ। हिडन डोर साउथ ईस्ट में है। वॉल के बेस में जो डेकोरेटिव ब्रिक है उसे घुमाओ, डोर खुल जाएगा। बाहर वाले प्लेयर्स पागल होकर उस हिडन डोर की तरफ भागे। उन्होंने ब्रिक घुमाई और सच में वॉल में एक हिडन डोर रिवील हो गया। अब सब लास्ट 8 स्पॉट्स के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। एक कमजोर सी लड़की पीछे रह गई। तभी उसके हाथों से वाइन्स निकली और आगे वालों को गिराने लगी। एक ब्लेड एबिलिटी वाला प्लेयर तुरंत वाइन्स काट के मुड़ गया और विंड ब्लेड से उस लड़की का गला काट दिया। वो सबसे पहले डोर तक पहुंचा, कोड डाला और गेट खोल के अंदर घुस गया। उसके बाद एक और प्लेयर ने लाइटनिंग स्ट्राइक से भीड़ गिरा दी और दूसरा भी अंदर घुस गया। तीसरा प्लेयर एंट्री के पास था, तभी जमीन पर पड़ा एक प्लेयर उसकी टांग पकड़ लेता है। वो क्रीपी स्माइल देता है और जहर लगे नाखून उसकी थाई में घुसा देता है। वेनम वाला प्लेयर खुद उठकर गेट की तरफ भागने ही वाला था कि पीछे से स्टील हार्डेंड आर्म उसके सीने के पार निकल जाता है। सैंक्चुरी की एंट्रेंस पर एक एक करके प्लेयर्स मरने लगे। सर्वाइवल की इच्छा ने उनकी इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी छीन लिया। तब क्लियरली समझ आता है कि सिस्टम ने ये एबिलिटीज ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए नहीं दी थी, ये उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए दी गई थी। अंदर वाले प्लेयर्स भी अब शांत नहीं रह पा रहे थे। उनके पास स्पीड एबिलिटीज थी, पर क्लियरली उनमें रियल फाइटिंग पावर की कमी थी। अगर उन्होंने गेट सील नहीं किया होता और हाई कॉम्बैट स्टैट्स वाले प्लेयर्स को अंदर आने दिया होता तो क्या वो खुद सिटिंग डक्स नहीं बन जाते? ब्लेड और लाइटनिंग वाले प्लेयर्स जो अभी अभी अंदर घुसे थे, उन्हें तुरंत ये बात समझ आ गई। उन्होंने जल्दी से टीम बनाई और बाहर वाले प्लेयर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। उसी वक्त पब्लिक स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे। प्लेयर डेथ्स लगातार इंक्रीज हो रही थी। इंसान की फितरत हर जगह सेम होती है। ब्रूटल डेथ मैचेस बाकी 3 सेंचुरीज में नहीं शुरू हो गए। मैं सारे सर्वेलेंस फीड्स देख रहा था, लेकिन मुझे वैंग टैंग कहीं नजर नहीं आया। वैसे भी वो सेंचुरी क्यों जाता? तभी जैसे किस्मत से वैंग टैंग का मैसेज आया, मार्क देख, हमने कभी अलायंस नहीं बनाया, फिर भी कितनी स्मूथ कोऑर्डिनेशन है। हम तो अलाइज बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज करने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे हॉट सीट में डाल दिया। सब तेरा ही काम था। इतना गुस्सा मत हो। अगर मैंने वो प्लान नहीं बनाया होता तो हम इतने प्लेयर्स को एक साथ कैसे मरवाते? तुझे तो मुझे थैंक करना चाहिए, मैंने तेरा कंपटीशन क्लियर कर दिया। जब हम चैट कर रहे थे तब सेंचुरी फुल कैपेसिटी पर पहुंच गया और गेट ऑटोमेटिकली सील हो गया। बाहर खून नदियों की तरह बह रहा था। जो अंदर नहीं आ पाए वो अब भी बेकार में स्ट्रगल कर रहे थे। अंदर वाले प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके लिए क्या आने वाला है। मैं बस मुस्कुराया। क्या हो सकता है? मैंने वैंग टैंग से कहा, अफसोस तू सेंचुरी में नहीं है। और उसी के साथ मैंने एक बटन दबा दिया। एक ही पल में अंदर दबाए गए हजारों टन एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट हो गए। शॉक वेव ने शेल्टर के बाहर बचे प्लेयर्स को भी चकनाचूर कर दिया। एक्सप्लोजन के बाद प्लेयर काउंट 116 से गिरकर सिर्फ 91 प्लेयर्स बचे। थोड़ी देर बाद वैंग टैंग का मैसेज आया, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया। असिस्ट के लिए थैंक्स, वरना इतने प्लेयर्स को एक जगह जमा करना मुश्किल था। जो प्लेयर्स बिना प्लेन या शिप के फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सकते थे वो अब खत्म हो गए। मैं 1 साल से प्लान बना रहा था कि सबको एक साथ कैसे खत्म करूं। वो शेल्टर्स ही उनकी कब्र बन गए। शेल्टर एक्सप्लोजन की न्यूज इतनी जल्दी बाहर नहीं पहुंच सकती थी। बाकी सर्वाइविंग प्लेयर्स को कुछ पता नहीं था, पर वैंग टैंग को तुरंत पता चल गया। मतलब वो कहीं दूर से सब देख रहा था। तब सिस्टम ने मुझे मैसेज दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सबसे ज्यादा किल्स वाले प्लेयर बन गए हो, तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इस अपोकलिप्स में हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। 4 महीने बाद फ्लड का पानी धीरे धीरे कम हुआ और डूबी हुई जमीन फिर से सामने आई। सबने चैन की सांस ली और सोचा डिजास्टर खत्म हो गया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि फ्लड एक प्लेग लेकर आया है। बहुत सारे मरे हुए एनपीसीज ज़ॉम्बीज बन गए। कांग्रेचुलेशंस उन 101 प्लेयर्स को जिन्होंने फर्स्ट स्टेज अपोकलिप्टिक फ्लड क्लियर किया। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बीज। अब एबिलिटीज शाइन करेंगी। वो सो कॉल्ड नंबर 99 तो अब मरने वाला है। उसी वक्त लियो रुयान ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, मार्क तेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, तू ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइव नहीं करेगा। अगर तू कुछ सप्लाईज शेयर करे और अपनी लोकेशन बता दे तो मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मैंने धीरे से क्वेश्चन मार्क टाइप किया। मेरी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत कर, मैंने फ्लड इसी की वजह से सर्वाइव किया। मुझे पता था वो कैसे बची। अपनी लव एबिलिटी यूज करके नेबर्स से सप्लाईज ले ली और जब रेस्क्यू आया तो सबसे पहले वही बचाई गई। ये सोचकर मैंने रिप्लाई किया, सॉरी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी लियो रुयान को मेरा रिचेस्ट मैन होना पता चलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ज़ॉम्बी वायरस हर कॉन्टिनेंट में फैल गया, क्योंकि मैंने पहले ही प्लेन्स और शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे और पैसिफिक आइलैंड नेशंस और अंटार्कटिका के रूट्स कट कर दिए थे। ट्रांसमिशन रुक गया। बेसिक ज़ॉम्बीज हैंडल करना मुश्किल नहीं था, पर वायरस बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ। बार बार स्प्रेड होने के बाद म्यूटेशंस आने लगे, बिल्कुल जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। स्मार्ट ज़ॉम्बीज और पावर्स वाले ज़ॉम्बीज क्वाइटली अपीयर होने लगे। अगर कोई ज़ॉम्बी एबिलिटी यूजर का फ्लैश खा ले तो उसकी पावर ले लेता। प्लेयर्स को समझ आ गया कि अलायंस के बिना वो मर जाएंगे, तो उन्होंने ग्रुप्स बना लिए और बेसिस बिल्ड किए ज़ॉम्बी अटैक्स रोकने के लिए। पर बेसिस सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ रहे थे, वो एक दूसरे से भी लड़ रहे थे, सप्लाईज और सर्वाइवल के लिए। ज़ॉम्बी वायरस का सामना करते हुए मैंने ओशन में स्टील नेट्स लगवाए थे ताकि इन्फेक्टेड फिश फ्यूचर आइलैंड तक ना पहुंच सकें। ऊपर इलेक्ट्रिक ग्रिड्स भी लगा दी ताकि बर्ड्स लैंड ना कर सकें। धूप थोड़ी धीमी लगने लगी थी। रेनी डेज में मैं अंडरग्राउंड बंकर में ही रहता था और सिर्फ तब बाहर आता जब मशीन्स कंफर्म करती कि रेन क्लीन है। ये ज़ॉम्बी वायरस का मुझ पर सबसे बड़ा इफेक्ट था। लैंड बेस्ड नेटवर्क्स कब के क्रैश हो चुके थे।
एनपीसीज सिर्फ रेडियो से कम्युनिकेट कर रहे थे, पर मुझे उस पुराने सिस्टम की जरूरत नहीं थी। मेरे पास हजारों सैटेलाइट्स थे जिससे मैं रियल टाइम में अर्थ देख रहा था। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, बर्ड्स वायरस कैरी कर रहे थे। जब वायरस वल्नरेबल आइलैंड नेशंस तक पहुंचा तो पूरा आइलैंड तुरंत लिविंग हेल बन गया। प्लेयर नंबर्स धीरे धीरे गिरते गए और अब सिर्फ 30 बचे थे। तभी एक म्यूटेटेड बर्ड ज़ॉम्बी फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से उड़ा, इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकराया और हाई वोल्टेज से तुरंत जल गया। लेकिन एक पंख ग्रिड के गैप से अंदर आ गया। जमीन तक गिरने से पहले ही एक रोबोटिक डॉग ने फायर जेट से उसे जलाकर राख कर दिया। वो बर्ड शायद पैसिफिक के किसी और आइलैंड से आया था। उस दिन के बाद रोज बड़े बड़े झुंड में बर्ड्स फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगे। इलेक्ट्रिक ग्रिड पर उनकी लाशें चिपकने लगीं। रोबोट्स पूरे आइलैंड में पेट्रोलिंग करते हुए उन्हें जला रहे थे और ग्रिड क्लियर कर रहे थे। अगर फ्यूचर आइलैंड की ये हालत थी तो बाकी दुनिया का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। मैं बीच पर चलना बंद कर दिया और परमानेंटली अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो गया। आज न्यू ईयर है, पर दुनिया में किसी का सेलिब्रेट करने का मन नहीं है, सिर्फ मेरा है। मैं अपना न्यू ईयर डिनर खा रहा था और लास्ट स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देख रहा था जो एपोक्लिप्स से पहले आया था। मुझे अपनी पुरानी फैमिली याद आई, पर अब मैं अकेला था। अंदर से खाली फील होना नेचुरल था। मुझे वापस जाना ही था।